जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, जीएनएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में और एनडीपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा का अंतिम मूल्य। इसमें हमें चार शब्द मिले हैं, एक राजनीतिक सीमा, एक वर्ष, और वस्तु एवं सेवा और अंतिम मूल्य। जीडीपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। राजनीतिक सीमा क्या है? किसी भी देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, एक राजनीतिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा उसे कहते हैं जो उसका भूभाग वाला क्षेत्र होता है, उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। भारत का जितना, अगर हम सभी को समझने के लिए हम भारत को लेकर चलेंगे, भारत देश को लेकर चलेंगे, तो भारत को अगर हम देखें तो भारत की एक भौगोलिक सीमा है जो भारत की ज़मीनी भाग है, जो भारत की अपनी एक ज़मीनी भाग है, वो उसे हम उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन भारत की राजनीतिक सीमा की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत जो समुद्री भाग है, जो समुद्र का वे भाग जिससे भारत को अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ प्राप्त का मतलब पैसा प्राप्त होता है। जैसे समुद्री भारत का से जो समुद्र सटा है, उससे वह मछली का उत्पादन करके पैसे प्राप्त करती है। उसके अंतर्गत प्राप्त खनिज तत्वों, पेट्रोलियम से प्राप्त पैसों को प्राप्त करती है। इससे विदेशी जहाज़ें जब होकर गुजरती हैं तो उनसे प्राप्त पैसे करती है। ये पैसे भारत के जीडीपी में जोड़ा जाता है। तो ये एक उसका राजनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि ये उसका राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत एक और शब्द आता है दूतावास। एक और शब्द आता है दूतावास। दूतावास, भारत के दूतावास विदेशों में होते हैं, जैसे अमेरिका में, ब्राज़ील में, कनाडा में, पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में। कहीं भी भारत के जो भी दूतावास है उनके माध्यम से जो पैसा कमाया जाता है वो भी भारत की ही जीडीपी में जोड़ा जाता है। और क्योंकि ये क्षेत्र जो है वह भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। राजनीतिक सीमा का मतलब आप समझ गए। दूतावासों, भारत के जितने दूतावास हैं भले ही विदेश में, लेकिन वो भारत के राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और समुद्री सीमा जिससे भारत को कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, वो समुद्री सीमा भी भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आती है। तो इनके माध्यम से जो पैसा एक वर्ष में कमाया जाता है, इनके अंतर्गत जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं, जो भी कंपनियां लगी हैं, जिन व्यक्तियों के माध्यम से इस भारत के राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत कंपनियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, जिनके भी द्वारा भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी पैसा एक वर्ष में कमाया जाता है, जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, जो भी सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, यहाँ पर सेवा रहेगा, जो भी सेवाएं दी जाती हैं, उनका अंतिम मूल्य जो होगा वही भारत की जीडीपी होगी। अब एक वर्ष में आप समझ रहे हैं वस्तु का, जैसे एक मार्कर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पंखा, घड़ी, जो भी एक वस्तु है, इन वस्तुओं को भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित किया गया और उनको बाजार में बेचा गया। उन वस्तुओं को बेचने के बाद जो पैसा अंतिम रूप से आया है वही उस वस्तु का अंतिम मूल्य है। सेवा, जैसे किसी भी बैंक के द्वारा हमें सेवा प्रदान की जाती है, जैसे स्कूलों के द्वारा हमें सेवा प्रदान की जाती है, कोचिंगों के माध्यम से हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से हमें सेवाएं प्राप्त की जाती है। कोई वस्तु हमें नहीं देते बल्कि वो हमारी सेवाएं करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, बस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ये हमारी सेवा, हमें एक सेवा उपलब्ध करते हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें पैसा देते हैं। इन सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य का मतलब बाजार में जिस कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जैसे एक बस से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उस बस को जितना रुपया देंगे उसमें टैक्स भी शामिल होगा, बस की सर्विस भी शामिल होगी, बस में जो इतने वर्कर कार्य करते हैं उनकी भी होगी, बस की कंपनी के भी पैसे होंगे। वह पैसा हम जो पे करते हैं वही पैसा क्या होता है, अंतिम मूल्य। जैसे एक ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड बनने के बाद, चूँकि ब्रेड को बनाने में कुछ मजदूर लगे होंगे, कंपनी लगी होगी, कंपनी में कुछ मशीनें लगी होंगी और उस पर सरकार का टैक्स लगा होगा, साथ ही साथ उसको बनाने में गेहूं और कुछ चीनी की मात्रा लगी होगी। तो उन सबका पैसा जोड़कर हमें देना पड़ता है बाजार में, वही क्या है उसका अंतिम मूल्य। अब जीडीपी को देखिए। अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें या जीडीपी की बात करें, जीडीपी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत किसी के भी द्वारा किसने उत्पादित किया कोई मतलब नहीं, कहाँ उत्पादित किया ये मतलब है। कहाँ उत्पादित किया भैया? भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित किया। कितने समय में, एक वर्ष में क्या वस्तु और सेवाएं प्रदान की, और उनका अंतिम मूल्य जो होगा वही भारत की क्या होगी, जीडीपी होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जीडीपी में एक पतंजलि कंपनी को अगर हम लेते हैं, पतंजलि, अगर पतंजलि कंपनी के द्वारा भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत रह करके एक
2 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया, 2 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया। और एक कंपनी मान लीजिए एलजी कंपनी, एलजी कंपनी भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत रह करके 1 करोड़ रुपए का उत्पादन करती है, एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए का उत्पादन करती है। तो भारत की जीडीपी उस समय, भारत की जीडीपी बराबर, ये पैसा जोड़ दिया जाएगा, 2 × 1 = 3 करोड़। भारत की जीडीपी 3 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए किसी, ये भारत की जीडीपी हो जाएगी। अब आगे जैसे कोई भी जीडीपी को समझने के लिए ध्यान में ये देना है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। ये मतलब नहीं है कि किसने उत्पादन किया, विदेशी कंपनी उत्पादित करे, भारतीय लोग उत्पादित करें, भारतीय कंपनी उत्पादित करे, इसे कोई मतलब नहीं। उत्पादन कहाँ हो रहा है इंपॉर्टेंट है। यदि हम ये पता कर लें कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, कितना का उत्पादन हुआ है, ये उत्पादन जहाँ होगा वही उस देश के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। चूंकि ये उत्पादन एलजी कंपनी और पतंजलि के माध्यम से भारत में किया गया है, तो ये भारत के ही जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अब देखिए कुछ लोग होते हैं भारतीय, अब हम समझते हैं जीएनपी को। कहाँ समझ रहे हैं जीएनपी को? जीएनपी समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक सीमा के स्थान पर हम सिर्फ कर दें किसने उत्पादित किया। राजनीतिक सीमा के स्थान पर हम ये अगर कर दें किसने उत्पादित किया, तो हो जाएगा वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय। ठीक, किसने उत्पादित किया? वो भारत में उत्पादित करे चाहे कहीं भी उत्पादित करे, वह व्यक्ति कहाँ का है, वह व्यक्ति जहाँ का होगा उसके जीएनपी में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए आप सुरेश है। इस सुरेश के द्वारा अमेरिका में जाकर के यह व्यक्ति है भारतीय, इंडिया के व्यक्ति हैं, और ये अमेरिका में जाकर के 100 रुपये कमाते हैं। ठीक, और भारत में भारतीय कंपनी पतंजलि कंपनी जो है, पतंजलि कंपनी भारत में रह करके 1 करोड़ रुपए का कारोबार करती है एक वर्ष में। सुरेश कमा तो रहा है अमेरिका में कितने रुपए? 100 रुपये। और पतंजलि है कहाँ? भारत में है, और कितने रुपए कमा रही है? 1 करोड़ रुपए कमा रही है। तो ये दोनों हैं कहाँ के भैया? भारत के। तो ये जोड़ा जाएगा, जो पैसा भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? भारत। कितना हुआ भारत का जीएनपी? 1 करोड़ 100 रुपये, 1 करोड़ 100 रुपये। जीएनपी में जरूरी ये है कि किसने कमाया, किसने वह उत्पादन किया। जीएनपी को जानने के लिए किसने उत्पादित किया एक वर्ष में, उस वस्तु और सेवा का उत्पादन का अंतिम मूल्य जो होगा वह उस देश के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एक और, अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए पतंजलि कंपनी जो है, उसने 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया एक वर्ष में। एलजी कंपनी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ एक वर्ष में। भारतीय व्यक्ति एक भारतीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेश। ये सुरेश अमेरिका में जाकर के 1 लाख रुपए का कारोबार करते हैं। 1 लाख, एक वर्ष में 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो भारत की जीडीपी क्या होगी? अब हम देखेंगे इन तीनों में उत्पादन, जीडीपी के लिए देखेंगे ये उत्पादन हुआ कहाँ है। पतंजलि उत्पादन कहाँ कर रही है? भारत में कर रही है। एलजी कंपनी उत्पादन विदेशी तो है, लेकिन उत्पादन कहाँ कर रही है? भारत में कर रही है। सुरेश हैं भारतीय, लेकिन उत्पादन कहाँ कर रहे हैं, कमा कहाँ रहे हैं? अमेरिका में कर रहे हैं। तो कहाँ उत्पादन हुआ? इसके लिए जीडीपी में उत्पादन ये भारत में हुआ है और ये भारत में हुआ है, तो इसे जोड़ दिया जाएगा 3 करोड़ रुपए। अगर अब भारत की जीएनपी की बात करेंगे हम, ये तो जीएनपी हो गई, इंडिया की जीडीपी हो गई। अब इंडिया की जीएनपी की बात करें हम, जीएनपी,
इंडिया की जीएनपी यहाँ देख लेते हैं। इंडिया की जीएनपी की बात करें, जीएनपी के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति इंडिया का होना चाहिए, उस देश का होना चाहिए। नागरिक कौन उत्पादित कर रहा है ये जरूरी होना चाहिए। उत्पादित किसने किया? पतंजलि ने किया। पतंजलि कहाँ की कंपनी भैया? भारत की है, तो वो भारत की किस में जुड़ेगा? जीएनपी में, 2 करोड़ रुपए। एलजी कंपनी कहाँ की है भैया? एलजी कंपनी है विदेशी, तो वो जिस देश की है उस देश के जीएनपी में जुड़ेगा, लेकिन हमारे देश के जीडीपी में जुड़ेगा। तो एलजी कंपनी को हमें जोड़ना है जीएनपी में, तो उस पैसा तो एक विदेशी कंपनी, इसलिए जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। सुरेश कमा तो रहा है अमेरिका में, लेकिन है कहाँ का भैया? है ये अमेरिका का, है ये भारत का, है ये भारत का, तो ये भारत किस में जुड़ेगा? 1 करोड़ प्लस 1 लाख बराबर 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। अब समझ गए आप? जीडीपी में जरूरी है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, जीएनपी में जरूरी है कि उत्पादन किसने किया। अगर जिस देश की राजनीतिक सीमा में उत्पादन हो रहा है वो कंपनी कहीं की भी हो, व्यक्ति कहीं का भी हो, उस देश के जीएनपी में जोड़ेंगे। और सुरेश का ये जो पैसा है और किसने उत्पादित किया, अगर ये पता कर लें तो जिसने उत्पादित किया हुआ जिस देश का नागरिक होगा उस देश के जीएनपी में जोड़ेंगे। सुरेश उत्पादन तो अमेरिका में कर रहा है, तो इसका पैसा है उत्पादन कहाँ कर रहा है? अमेरिका में कर रहा है, तो सुरेश का जो पैसा हो अमेरिका के जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन जो सुरेश का ये पैसा है कहाँ का? भारत का, इसलिए ये पैसा भारत के जीएनपी में जुड़ेगा। ठीक, आइए अब समझते हैं जीडीपी से एनडीपी और जीएनपी से एनएनपी। जीडीपी से समझते हैं हम एनडीपी। एन का मतलब नेट, जी का मतलब था ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, नेट का मतलब शुद्ध। जैसे कोई कंपनी है, जैसे हम मान लीजिए पतंजलि कंपनी है भारत में, पतंजलि कंपनी के द्वारा भारत में 1 लाख रुपए का उत्पादन 1 वर्ष में किया गया, तो ये भारत के जीडीपी में जुड़ गई। लेकिन मान लीजिए इसमें से 20,000 रुपए का वस्तुएं जो हैं खराब हो गई। पतंजलि ने 1 वर्ष में 1 लाख रुपया का तो उत्पादन किया, तो वो 1 लाख रुपये भारत के जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसी 1 लाख रुपए में से 20,000 का जो सामान है, मान लीजिए बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन, चॉकलेट, कुछ भी वस्तुएं मान लीजिए, वो 20,000 रुपये का वस्तुएं खराब हो गई, तो नेट उसने उत्पादन कितना किया? जो बाजार में गया वो नेट कितना गया? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये वो बाजार में गया, तो यही जो होगा वो भारत का एनडीपी होगा, नेट वैल्यू होगा। इसमें से जो भी वस्तुएं खराब हो गई, जितनी कीमत की खराब होंगी, उन पैसों को निकाल दिया जाएगा। जो टोटल बाजार में उपलब्ध हो पाया वही पैसा जोड़ा जाता है। और मान लीजिए एलजी कंपनी भी इसी में, आगे एलजी कंपनी भी रख लेते हैं। एलजी कंपनी ने 2 लाख रुपए का उत्पादन किया, जिसमें से उसका 30,000 रुपये का नुकसान हो गया, 30,000 रुपये की वस्तुएं खराब हो गई। तो एलजी कंपनी ने नेट उत्पादन कितना किया? 1,70,000 का उत्पादन किया। तो भारत की जीडीपी तो कितनी हो गई? भारत की जीडीपी 1 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए, यानी कि 1 2 बराबर 3 लाख रुपए भारत की जीडीपी हो गई। ये भारत की जीडीपी हो गई जितना उसने उत्पादन किया। लेकिन खराब वस्तुएं जितने रुपए की अंतिम मूल्य में खराब हुई हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो भारत की एनडीपी क्या होगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट, इसने 1 वर्ष में कितने रुपए की खराब हुई हैं? 20,000 की, और इसका 30,000 का, टोटल कितने? 40,000 खराब हुआ है। तो 3 लाख में से 40,000 निकाल देंगे तो आएगा 2,60,000। ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का। किसी भी देश का इसी तरह से निकालते हैं, हम सिर्फ भारत को परिप्रेक्ष्य में लेकर चल रहे हैं।
तो जो भी वस्तुएं खराब हो जाती हैं उनको, उन पैसे को निकाल दिया जाता है, उनका अंतिम मूल्य निकाल दिया जाता है, वो उसका नेट वैल्यू आता है, वही क्या होता है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सेम कार्य हम यही करेंगे, किसमें करेंगे, जीएनपी में करेंगे। देखिए अब देखते हैं हम लोग जीएनपी में। जीएनपी से आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या है कि एलजी पतंजलि कंपनी द्वारा पतंजलि कंपनी के द्वारा मान लीजिए 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का उत्पादन हुआ। अब जो सुरेश थे अमेरिका में जा करके 100 रुपये का उत्पादन इन्होंने किया, 100 रुपये का उत्पादन किया। तो भारत की जीएनपी कितनी हुई, पतंजलि कंपनी कहाँ की भैया, भारत की है, सुरेश कहाँ है, भारत के हैं, तो भारत का उत्पादन कितना हुआ, मान लीजिए 10,000 उत्पादन इन्होंने किया, 10,000 उत्पादन किया, तो 2,10,000 भारत की क्या हो गई, जीएनपी हो गई, जीएनपी। क्यों, क्योंकि पतंजलि भी भारत की है और सुरेश भी भारत का है, तो जीएनपी भारत की कितनी हो गई, 2,10,000। एलजी कंपनी ने मान लीजिए उत्पादन किया 1 लाख रुपए का, एलजी कंपनी ने उत्पादन किया 1 लाख रुपए का। कंपनी कहाँ की है, विदेशी कंपनी, ये इसलिए भारत जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा। भारत के जीडीपी में तो जोड़ा जाएगा लेकिन भारत के जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो भारत के जीएनपी में इन्हीं दोनों का पैसा जोड़ा जाएगा। और इसको नुकसान कितने रुपए का हुआ है, नुकसान इसको 20,000 रुपये का हुआ है। अब यही 20,000 रुपये का जो नुकसान हुआ है ये हम घटा देंगे, ये पैसा जैसे ही घटा देंगे इसमें से 20,000, तो भारत की एनएनपी क्या हो जाएगी, भारत की एनएनपी हो जाएगी 1,90,000। भारत की एनएनपी कितनी हो जाएगी, 1,90,000। क्यों, क्योंकि भारतीय कंपनियों के द्वारा, उन्हीं कंपनियों के द्वारा जितना हरास हुआ है, जितना नुकसान हुआ वही पैसा घटाएंगे, न कि एलजी कंपनी जो कि विदेशी कंपनियों का हरास हुआ है उनको नहीं घटाएंगे। उनको घटाने के लिए जीडीपी में घटाएंगे, जीएनपी में नहीं घटाएंगे। ठीक, हमने आपको बताया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। आइए समझते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। कोई भी वस्तु का जो कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है, जो उनका बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है, उन्हीं को हम कहते हैं जीडीपी का मार्केट प्राइस। मतलब जो भी वस्तुएं भारत में बनाई जा रही हैं, किसी भी देश में बनाई जा रही हैं, उन वस्तुओं पर बाजार में जब उपलब्ध होती हैं उन पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को जोड़कर जो जितना पैसा हमें पे करना पड़ता है, उन टैक्स को लेकर जितना पैसा देना पड़ता है एक वर्ष में, वही क्या है, जीडीपी का मार्केट प्राइस। अगर उसी टैक्स को हम निकाल दें, अगर उसी टैक्स को सिर्फ हम क्या करें, इस बाजार मूल्य में से हम टैक्स को निकाल दें। कौन से टैक्स निकालें, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को अगर हम निकाल दें, इनडायरेक्ट टैक्स को हम निकाल दें, तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में। यानी कि लागत मूल्य, कितने रुपए इसमें बनाने में लगे हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी को मोबाइल बनाने में जितनी वस्तुएं लगी हैं, वर्करों द्वारा जितना, वर्करों को जो पैसा पे किया जा रहा है, मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए का उत्पादन कर रही है, तो 1 करोड़ रुपए में उस मोबाइल में जितनी वस्तुएं लगी हैं उनका भी पैसा जोड़ेगी, उसमें कारीगरों को बनाने में के लिए जितना पैसा दिए उसको भी जोड़ेगी, फैक्ट्री का जो रेंट आएगा उसको भी देगी, उसको भी जोड़ेगी, फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं उनका जो खर्च आ रहा है उनको भी इसी मोबाइल के इसी 1 करोड़ रुपए में ही जोड़कर वो बेचेगी। और इस पर सरकार का टैक्स भी लगा होगा। तो 1 करोड़ रुपए में बनाई जो इसका मूल्य लागत है, जितना रुपया इसको बनाने में लगा हुआ है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। अब सरकार ने इस पर क्या किया, टैक्स लगा दिया, कितने का, 10,000 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब ये बदल जाएगा किसमें, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, अभी बदल जाएगा बाजार मूल्य में। टैक्स को अगर हम हटा दें तो फैक्टर कॉस्ट, टैक्स को लगा दे तो मार्केट प्राइस।
कभी कभी होता है सरकार आपको वस्तुओं पे सब्सिडी भी देती है, जैसे गैस। गैस का कनेक्शन इस समय मान लीजिए अगर 1,000 रुपये का मिल रहा है, तो गैस की बनाने में, गैस जो हमारे घर में यूज़ होता है, उस गैस को मान लीजिए हम 500 रुपये में पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं, और सरकार ने इस पर 300, ये जो 500 रुपये में पूरा तैयार हो गया वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। अब इस पर मान लीजिए कि 300 रुपये का सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब ये 300 रुपये का टैक्स लगा दिया तो ये कितने रुपये का हो गया? 800 रुपये का। 300 रुपये का टैक्स लगा दिया, वो हो गया 800 रुपये का। और इसमें से ये यहाँ 800 कर लीजिए, उसमें से हमें 100 रुपये सब्सिडी वापस कर दी, 100 रुपये की सब्सिडी वापस कर दी, तो ये हो गया टोटल कितना हमने उसे पे किया? 700 रुपये पे किए। ये 700 रुपये हो जाएंगे जीडीपी के मार्केट प्राइस। अगर सब्सिडी नहीं दे रही है, सब्सिडी अगर नहीं दे रही है तो कितना हो जाएगा? सब्सिडी नहीं दे रही है तो कितने रुपये हो जाएंगे? 800 रुपये मार्केट प्राइस। अगर सब्सिडी दे दी तो जितना सब्सिडी दी उस पैसे को घटा देंगे तो आ जाएगा 700। अब ये भी हो जाएगा जीडीपी का मार्केट प्राइस। अगर यही टैक्स हम हटा दें और सब्सिडी हटा दें तो जितने रुपये उसके बनाने में लगे हैं वो है 500 रुपये, वो होगा जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट। सेम यही बातें होती हैं जीडीपी के जीएनपी में, एनडीपी में, एनएनपी में। ठीक, जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। आइए समझे, अगर सवाल के तौर पे हमें इसे देखना है, सवाल के तौर पे अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे होंगे। अब हम शुरू करते हैं सूत्र के आधार पर या फार्मूले के आधार पर। जीडीपी हमने बताया दो प्रकार के, एक तो जीडीपी मार्केट प्राइस, और इसी मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, जब भी दो चीज़ें याद रखिएगा आप, जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, जब भी हम एमपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। जब भी हम जी से, जब भी हम अवमूलन घटाएंगे या ह्रास घटाएंगे, अवमूलन कहिए या ह्रास कहिए, जो नुकसान हुआ उन नुकसान को घटाएंगे तो जी बदल जाता है, जी बदल जाता है एन में, जी बदल जाता है एन में। जी एन में कब बदलता है? जब उसे जी एन में बदलता है जब हम अवमूलन घटाते हैं। अवमूल्यन का मतलब कि ह्रास जो घटाते हैं, जो भी नुकसान हो उसे घटाते हैं, तो बदल जाता है किसमें? एन में। जी बदल जाता है एन में, यानी कि ग्रॉस बदल जाता है नेट में। अब देखिए जीडीपी है किसमें? जीडीपी मार्केट प्राइस है। जीडीपी के मार्केट प्राइस में से हमने क्या घटा दिया? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया तो एमपी किस में बदल गया? एफसी में। तो होगा तो जीडीपी ही, लेकिन किस में होगा? फैक्टर कॉस्ट में। अब इसी फैक्टर कॉस्ट से अगर हम अवमूलन घटा दें, अवमूल्यन घटा दें, जी में से हमने क्या अवमूल्यन घटा दिया तो जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एन में कन्वर्ट हो जाएगा, एन डी पी। ये है क्या? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब इसी फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम जोड़ दें, अब अगर हम इस पर, ये तो माइनस कर दिए, इस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से एमपी में। ठीक, और इसमें भी अगर हम जी में अवमूलन, जो अभी ये घटाए थे, अब यहाँ पर अवमूलन अगर हम जोड़ दें, अवमूल्यन जोड़ देंगे तो फिर एन कन्वर्ट हो जाएगा जी में। अब इसी में अगर हम जोड़ना है, किसको जोड़ दें? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें। इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए तो एनडीपी बदल जाएगा, एनडीपी किस में कन्वर्ट होगा? फैक्टर कॉस्ट किस में बदल जाएगा? एमपी में, मार्केट प्राइस में। सेम यही बात अगर हम कर रहे हैं जीएनपी में, ले लीजिए जीएनपी, जीएनपी है मार्केट प्राइस है। अब इसी में से हम माइनस करते हैं किसको? इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या किया है? माइनस किया है, तो माइनस करने पे एमपी किस में बदल जाता है? जीएनपी
फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। अब इसी फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम अवमूल्यन कर दें, अवमूल्यन करने पे, अवमूल्यन को माइनस करने पे जी किस में बदलता है, माइनस करने पे जी किस में बदल रहा है, एन में, तो एन एन पी हो जाएगा। ये फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट रहेगा। अब फैक्टर कॉस्ट से हमने ऐड कर दिया इस जी एन एन पी में, फैक्टर कॉस्ट में हमने ऐड किया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया तो एन 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 किस में करना है, जब ऐड अवमूलन को इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये एम पी में बदल जा रहा है, एन एन पी, एम पी मार्केट प्राइस। ठीक, बस इतने यही चीज़ें हैं। अगर हम बस हमें इन सब में पूरे के पूरे में ध्यान सिर्फ इतना देना है कि अगर हम मार्केट प्राइस में कोई भी जीएनपी का मार्केट प्राइस हो या जीडीपी का मार्केट प्राइस हो या एनडीपी का मार्केट प्राइस हो या एनएनपी का मार्केट प्राइस हो, होना चाहिए मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है। यदि फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं तो वही मार्केट प्राइस में बदल जाता है। वैसे ही अगर जी में से अगर हम कोई भी जीडीपी है या जीएनपी है उसमें से अवमूल्यन को माइनस कर दें, अवमूल्यन को माइनस कर दे तो वह जी एन में बदल जाता है, यानी ग्रॉस नेट में बदल जाता है। अगर नेट में हम अवमूल्यन को जोड़ दें, नेट में यदि हम अवमूल्यन को ऐड कर दे तो एन किस में बदल जाता है, एन में बदल जाता है। इसी तरह से हम पूरे सॉल्यूशन को लगा सकते हैं। और जीडीपी जीएनपी जानने के लिए बस आप इतना करिएगा कि कहाँ उत्पादन हुआ, यदि आप ये पता कर लेते हैं कोई भी वस्तु कहाँ उत्पादन हुआ है तो वह उस देश की जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। किसने उत्पादित किया है इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये पता कर लिया गया कि किसने उत्पादित किया है वह उस देश के जीएनपी में जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय